हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का आंसर अध्याय 8। हम लोग पहले बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को क्या किए थे, लामबंद किया था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। और इसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने कई बार सत्याग्रह भी किया और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का है। तो प्रदर्शनकारी हर जगह क्या कर रहे थे, पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल भी हुए थे। ठीक है, तो ये देखिए भारतीय हैं और ये अंग्रेज अफसर हैं, ये पुलिस हैं, किस प्रकार से रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। और देखिए भारत छोड़ो और उसके बाद तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ किए थे आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दे। तो उन्होंने क्या किए अंग्रेजों को कि अब तुम लोग भारत छोड़ दो, अंग्रेज अब तुम लोग भारत छोड़ दो। ये गांधी जी का क्या था, फैसला था और चेतावनी भी था। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो यानी डू और डाई के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। इस प्रकार के सिद्धांत से अहिंसक मतलब बिना हिंसा से बिना हिंसा करते हुए संघर्ष करते रहे। गांधी जी और अन्य नेता को फौरन क्या किया, जेल में डाल दिया गया। जो गांधी जी और अन्य नेता थे उनको तुरंत ही जेल में डाल दिया गया। और इसके बावजूद क्या हुआ, यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में क्या किए, शामिल हुए। तो गांधी जी और अन्य नेताओं को क्या कहते हैं, गिरफ्तार कर लेने के बावजूद भी आंदोलन और ज़्यादा फैलता गया। और उसमें से किसान और युवा जो थे ये आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। फिर विद्यार्थी अपनी क्या कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर क्या हुए, हमला हुए। जो संचार व्यवस्था था, जो राज्य सत्ता था, उसके प्रतीकों पर हमला हुए। इसके बाद बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। तो बहुत सारे इलाकों में क्या हुआ, जो अपनी सरकार है उसका गठन कर लिया। और सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, इसके विरोध में बर्बर का रास्ता यानी बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। और 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग क्या किए, गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी क्या कर रहे थे, भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने क्या हुआ, ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस विद्रोह के द्वारा जो ब्रिटिश राज है उसको हार मांगने के लिए यानी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया गया। इधर देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये बॉस और आईएनए है। बॉस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आईएनए इसका संगठन है। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में क्या कर रहे थे, विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन जो राष्ट्रपिता है तो उसके रूप में उसका गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में क्या हुआ, उन्होंने बिना किसी को बताए हुए कलकत्ता से क्या किए, जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। और भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने क्या किए, एक फौज यानी एक संगठन, वह आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया। 1944 में फिर क्या किया, वह आज़ाद हिंद फौज ने क्या किया, इम्फाल और कोहिमा होते हुए भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। तो भारत में आने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाही पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ क्या किए, चले संघर्षों में हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से जो
आईने के खिलाफ जो क्या कहते हैं मुकदमा केस किया गया था, तो उस पर उसके खिलाफ में संघर्ष बहुत सारे लोगों ने किए। अब देखेंगे स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, और इस प्रस्ताव में क्या था, विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। ठीक है, तो क्या कहते हैं 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में जो मुसलमान हैं उसके लिए क्या किया, स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी, तो इसके बारे में देखेंगे। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग राष्ट्र मानने लगी थी। जो मुस्लिम लीग है वो क्या कहते हैं, हिंदू और जो मुसलमान है, हिंदुओं को और मुसलमानों को उन्होंने क्या किया, अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में क्या किया, हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। तो जो 1937 है, 37 के प्रांतीय चुनाव किया था, संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। और लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए, तो हो सकता है कि मुसलमानों को चुनाव लड़ने का ही हक न मिल पाए, या क्या कहता मौका ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त राज्य प्रांत में क्या किए, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे क्या हुआ, फासला और ज़्यादा बढ़ गया। और 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में क्या की थी, मदद दी। और 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से क्या किए, प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी, और यह वार्ता क्या हुआ, असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। तो जो लीग है ना, उसका मानना था कि जो भारतीय प्रतिनिधि है, जो भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि उन्हें माना जाए, और कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। तो बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस के साथ थे, लेकिन लीग चाहते थे कि उसका एकमात्र प्रतिनिधि उसे माना जाए, भारतीय मुसलमानों का। ठीक है, और आगे देखेंगे 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही, और मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त जुटाने के लिए क्या कहते हैं, सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए स्वतंत्र क्या कहते हैं, भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त हो, उसका सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ क्या किए, भारत भेजा। और इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव से क्या थे, इस प्रस्ताव के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। इधर है, इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य संभावित था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए
जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का क्या किए, भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी और कई लाख लोग क्या हुए, मारे गए। इसके बाद असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। ऐसा मामला था, ऐसा हिंसा हुआ कि इसको बताया भी नहीं जा सकता, ये अकथनीय है और अकथनीय बन गया। अत्याचारों का क्या हुआ, सामना करना पड़ा और करोड़ों लोगों को क्या हुआ, अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़ कर वे क्या हो गए, ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। तो उसका जो मूल भाग था, जो मूल स्थान था, उससे बिछड़ कर वे रातों रात में उन्हें अजनबी ज़मीन पर क्या हुआ, शरणार्थी बनकर रह गए। और विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का भी माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब विभाजन का समय था तो कई लाख लोग, फिर से एक बार दोहरा देते हैं उसको, क्या हुआ था, कई लाख लोग मारे गए थे। असंख्य महिलाओं का विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता है, इस तरह का अत्याचार का सामना करना पड़ा और करोड़ों लोगों को क्या हुआ, अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपना जो मूल स्थान है उससे बिछड़कर ये लोग रातों रात एक अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का यह नतीजा यह भी हुआ कि भारत की जो शक्ल सूरत है वो भी बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश यानी पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो ये वाला भाग हो गया, लेकिन जो बॉक्स वाला था उस सबको नहीं देखे थे, देख लेते हैं। बॉक्स वाला बहुत ज़रूरी बन जाता है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए सबको ध्यान से देखना पड़ता है। देखिए, मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य थे। सेवाग्राम 1942 का है। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनकी पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं की जानकार, आज़ाद इस्लाम की विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे और उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। तो जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत है जिन्ना का, उसका भी विरोध किया था आज़ाद। ठीक है, मौलाना आज़ाद। अब देखेंगे ये चित्र है गांधी जिन्ना वार्ता से पहले गांधी जी के साथ बात करते हुए राजगोपालाचारी हैं, यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी लोग हैं, इधर भी हैं। 1944 का है। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है। उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएगा कि किसको राजा जी के नाम से जानते हैं, तो सी राजगोपालाचारी को। ये 1939 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ये राजगोपालाचारी हैं, बात कर रहे हैं। और इधर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। जो वार्ता चली थी उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका अदा की थी। पटेल नादियागढ़ गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे।
तो पटेल नादियागढ़ गुजरात के गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो 1918 के बाद जब स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1918 इधर 1931। अब देखेंगे महात्मा गांधी के साथ अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये महात्मा गांधी है, ये मोहम्मद अली जिन्ना है। सितंबर 1944 का चित्र है। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करने में अहम भूमिका अदा की थी और 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे क्या किए, 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग है उसको पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में क्या हुआ, जा पहुँचे। तो 1920 तक वो क्या थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे और जब जिन्ना ने लखनऊ समझौता करने में एक अहम भूमिका क्या किए थे, ये लखनऊ में जो लखनऊ समझौता था उसमें अहम भूमिका अदा की थी जिन्ना। और 1934 के बाद क्या किया, वे मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। और इधर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये महात्मा गांधी है, इसका चित्र है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं और जुलाई 1946 का चित्र है। गांधी जी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्र आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले क्या थे, महात्मा गांधी के से बात कर रहे हैं, इस चित्र में है, इस चित्र में ही है ना। और इसके बाद क्या हुआ था, जो गांधी जी के शिष्य हैं कांग्रेस समाजवादी और जो अंतर्राष्ट्रीयतावादी हैं विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्र आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। ठीक है, अब देखेंगे सामान्य निर्वाचन क्षेत्र। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के कोई आरक्षण नहीं था, तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र। किसी प्रकार का आरक्षण नहीं, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सीट नहीं, रिजर्वेशन सीट नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई और आप लोग को समझ में आ रही होगी। थोड़ा इधर भी है ना, हाँ इधर भी है। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान है, महात्मा गांधी है और ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 का है। मार्च 1947 का। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। तो ये खुदाई खिदमतगार के संस्थापन का नाम, संगठन के संस्थापक के नाम बताना क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, गफ्फार खान। और ये उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। जो भारत का विभाजन था ना, उसके सख्त खिलाफ थे और उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए क्या किए थे, कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। ये हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी हैं। आश्रय भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, पंजाब से आए शरणार्थी हैं, अपना आवास के लिए, आश्रय के लिए, भोजन की तलाश में दिल्ली में क्या हुए, इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई। आप लोगों को समझ में आ रही होगी और ना समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।
दूसरा बुक के साथ ये स्टेज समाप्त हो चुकी है।